हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एडुटैप जो है वो आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया था, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ यूट्यूब पर, जिसमें हम आपके एग्जाम यानी कि FCA AG3 का जो एग्ज़ाम है आपका, जो कि नेक्स्ट ईयर पॉसिबल हो सकता है, जिसकी नोटिफिकेशन भी जो है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए हम यानी कि एडुटैप आपके लिए जो है वो एक सीरीज़ लेकर आए थे। उसी का ही आज जो है वो कंटिन्यू पार्ट जो है वो रहेगा। ऑलरेडी हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं आपके एग्जाम के टॉपिक्स सिलेबस से रिलेटेड। तो आज उसी के ही आगे जो है वो हम चलेंगे, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का 5th पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अनदर 10 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। बात करते हैं, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर फ्री मटेरियल जो है वो इसी तरह से एग्जाम तक आपके साथ डलता रहेगा, यानी कि आप उसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन यानी कि लेक्चर का जो फ्री PDF आप तक पहुंचे, तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको हर एक सेशन की जो है वो उसी सेशन के बाद तुरंत आपको PDF जो है वो लेक्चर की मिल जाए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी क्वेरीज को जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए बात करते हैं। अगर इस YouTube सीरीज़ की मैं बात करूं, तो ये आपका जो है वो 5 डेज अ वीक रहता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हर रोज़ दोपहर 2 बजे आपको ये सेशन यानी कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें हर रोज़ अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। लेक्चर्स को जो है वो मतलब हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है वो डिवाइड करते हैं, सो दैट कि आपको पता भी चले कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और दूसरी चीज़, आपको ये भी क्लियर हो जाए कि आपका जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन है, और उनको जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपका सिलेबस वाला पार्ट भी जो है वो कवर अप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इन इंडिया फॉर्म्स एन एस्चुअरी एट इट्स माउथ इंस्टेड ऑफ डेल्टा। कि कौन सी जो है वो ऐसी नदी है जो कि एस्चुअरी फॉर्म करती है जब वो समुद्र में यानी कि सी या ओशन के साथ मिलती है, इंस्टेड ऑफ डेल्टा। ठीक है, कि डेल्टा के अलावा, यानी कि कुछ नदियां जो है वो आपको पता है डेल्टा फॉर्म करती हैं, है ना, और कुछ जो है वो एस्चुअरी फॉर्म करती हैं। गंगा की बात करें तो गंगा जो है वो आपकी डेल्टा फॉर्म करती है जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो वही आपको बोला कि कौन सी ऐसी रिवर है जो कि एस्चुअरी फॉर्म करती है ना। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, जैसे कि गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र एंड कृष्णा। तो कौन सी नदी है, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी फॉर्म करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा। कि नर्मदा रिवर जो है वो आपकी वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर है, जो कि एक रिफ्ट वैली से होकर जो है वो जाती है, और इसका स्टीप ग्रेडियंट की वजह से जो है मतलब कि सेडिमेंट डिपोजिशन जो है वो इसके माउथ पे कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो जब ये अरेबियन सी के साथ मिलती है तो ये एक एस्चुअरी जो है वो फॉर्म करती है। हालांकि अगर हम बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की, तो ये एक स्लोअर फ्लो होती हैं। ठीक है, इनमें जो है वो एक्सटेंसिव सेडिमेंट डिपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, डेल्टास जो है वो फॉर्म करती है। जैसे कि सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका रहता है। बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी लेक है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन ए की बात करें तो लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी की बात करें तो लेक बैकाल, ऑप्शन सी की बात करें तो लेक विक्टोरिया, ऑप्शन डी की बात करें तो लेक तंगानिका, ऑप्शन ई की बात करें तो कैस्पियन सी। तो कौन सी जो है वो ऐसी लेक है जो कि आपकी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक रहती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लेक बैकाल। तो लेक बैकाल जो है वो आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो रहती है। ठीक है, अब ये जो लेक बैकाल है ये कहाँ पे आपकी, ये साइबेरिया में है, दैट होल्ड्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर के हिसाब से सबसे बड़ी, एज अ वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो लेक बैकाल ही सबसे बड़ी आपकी लेक रहती है। एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी भी यही है, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ है लगभग 1642 मीटर की। और एक रिफ्ट लेक है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। कि ये एक ऐसी लेक है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है वो आपकी फॉर्म हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड की, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट मार्क्स द आर्कटिक सर्कल। सेकंड है, इट इंडिकेट्स द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। थर्ड है, इट सेपरेट्स द टेम्परेचर एंड पोलर जोन।
फोर्थ है इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द मानसून रीजन, एंड फिफ्थ है इट मार्क्स द इक्वेटर। तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी यानी कि इट इंडिकेट्स द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये क्या मेंशन करता है, ये इंडिकेट करता है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ पे आपकी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो है वो पड़ती है। तो अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में जो है ये लोकेटेड है, और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जहाँ पे सन कैन अपीयर डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है, कि जहाँ पे सन जो है वो सबसे डायरेक्टली जो है वो ओवरहेड जहाँ पे फील होता है, एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग द दिसंबर सोलिस्टिस, दिसंबर के टाइम में जो है वो आपको जनरली ये देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, कि मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर के लिए कौन सी प्राइमरी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो अगर हम बात करें आपके प्राइमरी फोर्स की तो ऑप्शन ए है आपका विंड, ऑप्शन बी है ग्रेविटी, ऑप्शन सी है टेक्टोनिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी है आइस डेंसिटी, ऑप्शन ई है सोलर रेडिएशन। तो ये फिफ्थ 5 ऑप्शंस जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आंसर है आपका आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है दैट ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स बाय पुलिंग द मैसिव आइस बॉडीज डाउन हिल, ठीक है, एंड दिस मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द आइस वेट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ आइस अंडर प्रेशर स्पेशली इन एरियाज विद स्लोपिंग टेरेन, ठीक है, कि ये जो है वो आपका जो ग्रेविटी है इसकी वजह से क्या होता है आपकी ग्लेशियर्स जो है वो मतलब पुल होती है डाउन हिल की साइड यानी कि नीचे की तरफ, है ना, और ये जो है मतलब ड्यू टू द आइस वेट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ आइस अंडर प्रेशर, ठीक है, स्पेशली इन एरियाज विद स्लोपिंग टेरेन, तो वहाँ पे जो है वो जनरली आपको ये मूवमेंट देखने को मिलती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड, कि कौन सी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करें कि नीचे से अगर ऊपर की साइड जाएं तो कौन सी लेयर सबसे पहले आएगी और उसके बाद कौन सी आएगी। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि सबसे पहले जो है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, उसके बाद आपकी मेसोस्फेयर होती है, देन आपकी थर्मोस्फेयर होती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी मेनली लेयर्स जो हैं वो रहती हैं। अब देखो ये जो लेयर्स हैं ये इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के हिसाब से जो है वो इनको अरेंज किया गया है, ठीक है, कि जो ट्रोपोस्फेयर है जैसे कि वेदर फिनोमेना है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, मेसोस्फेयर जो है आपकी कोल्डेस्ट लेयर है, और थर्मोस्फेयर जो है आपकी हाईएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ड्यू टू सोलर रेडिएशन। तो हर एक लेयर की जो है वो अपनी अपनी सिग्निफिकेंस रहती है। तो ये आपको जो याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के लिए, आपके इस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सिलेबस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में क्या फ़र्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जो स्प्रिंग टाइड है दैट अकर्स एट इक्विनॉक्स, नीप टाइड्स जो है वो सोलिस्टिस होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो स्प्रिंग टाइड्स जो है वो हायर एम्पलीट्यूड होता है देन नीप टाइड्स। थर्ड की बात करें तो स्प्रिंग टाइड्स जो है दैट आर कॉज्ड बाय विंड एंड नीप टाइड्स बाय ग्रेविटी। डी ऑप्शन की बात करें तो स्प्रिंग टाइड्स जो है वो सीजनल होता है और नीप टाइड्स जो है वो सीजनल नहीं होता है। वहीं ये ऑप्शन की बात करें तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू, कि यहाँ पे दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें इस क्वेश्चन की तो वो है ऑप्शन बी यानी कि स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं इनका मेनली जो एम्पलीट्यूड हायर होता है देन द नीप टाइड। अब देखो स्प्रिंग टाइड कब होती है, जब आपका सन मून एंड अर्थ जो है वो अलाइंड होते हैं, दैट एनहांसिंग ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, विच रिजल्टिंग इन हाई टाइड्स एंड लोअर लो टाइड्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी स्प्रिंग टाइड इस वजह से जो है वो कॉज होती है, अकर होती है। नीप टाइड्स तब होती है जब सन एंड मून जो है वो आपके राइट एंगल्स में होते हैं, दैट कॉजिंग स्मॉलर टाइडल रेंज, ठीक है, कि सन और मून जो यानी कि सन यहाँ है तो मून यहाँ पे और अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो राइट एंगल जब बनता है आपका तब आपकी नीप टाइड्स जो है वो रहती हैं, और स्प्रिंग टाइड तब होती है जब आपका ये एक ही अलाइंड होते हैं रो में, है ना, इस तरह से। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टाइड्स जो है वो आपकी जनरली हायर होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच टर्म डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल बेंडिंग ऑफ सिस्मिक वेव्स एज दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, कि कौन सा जो है वो आपका मतलब ग्रेजुअल बेंडिंग ऑफ सिस्मिक वेव्स जो डिस्क्राइब करता है व्हेन दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। तो कौन सा जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिफ्रैक्शन। तो सिस्मिक रिफ्रैक्शन यानी कि सिस्मिक वेव रिफ्रैक्शन जो है वो आपकी तब होती है जब वेव चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन वाइल पासिंग थ्रू लेयर्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज इन द अर्थ्स इंटीरियर, कि जब
आपकी वेरियस लेयर्स के थ्रू जो है वो पास होती है, ठीक है। वेरियस डेंसिटी जो अर्थ के अंदर जो आपकी वेरियस लेयर्स है वहाँ से जब पास होती है और जिसकी वजह से आपका स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन आपकी चेंज होती है, ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि सिस्मिक वेव रिफ्रैक्शन जो है वो आपकी हो रही है। एंड दिस हेल्प जियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स मेंटल एंड कोर। इसकी वजह से जो है वो जियोलॉजिस्ट जो है वो अर्थ के मेंटल और कोर के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन 8 थे आपका, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑक्सबो लेक, ठीक है, कि कौन सी प्रोसेस जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन के लिए। तो ऑक्सबो लेक जो है वो आपकी किसकी वजह से होती है, ठीक है, किसकी वजह से जो है वो आपकी फॉर्म होती है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो वो है ग्लेशियल इरोजन, ऑप्शन बी है विंड इरोजन, ऑप्शन सी है मेंडर कट ऑफ बाय रिवर डायनामिक्स, ऑप्शन डी है टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड ऑप्शन ए है लावा फ्लो। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है ऑक्सबो लेक किसकी वजह से फॉर्म होती है। तो दैट इज फॉर्म बाय मेंडरिंग, जैसे कि मेंडर कट ऑफ बाय रिवर डायनामिक्स, ठीक है, कि मेंडरिंग की वजह से जो है वो आपकी ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है, ठीक है, कि जब मेन रिवर चैनल से थोड़ा सा रिवर जो है मेंडर कर जाती है और फिर कट हो जाती है ड्यू टू इरोजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेंडर। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, आपकी एक लेक शेप्ड चीज़ जो है वो बन जाती है, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द रिवर, यानी कि रिवर से अलग हो जाती है बट एक लेक की तरह जो है वो बन जाती है। तो दैट इज ऑक्सबो लेक। बात करते हैं ऑप्शन 9, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एल नीनो फिनोमेना, कि एल नीनो फिनोमेना का प्राइमरी कॉज क्या है। अगर हम बात करें एल नीनो के प्राइमरी कॉज की, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ शिफ्ट इन विंड पैटर्न्स एंड द वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, कि जब आपके सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और विंड पैटर्न्स जो है वो आपकी शिफ्ट कर जाती हैं। यानी कि एल नीनो की बात करें तो एक क्लाइमेटिक फिनोमेना है दैट इज कॉज्ड बाय वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर्स, ठीक है, जो कि सी सरफेस टेम्परेचर्स की वजह से जो है वो कॉज होता है इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, जिसकी वजह से दैट रिजल्ट फ्रॉम अ वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स एंड दिस शिफ्ट डिसरप्ट्स ग्लोबल वेदर पैटर्न्स लीडिंग टू अनयूजुअल वेदर इवेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका वेरियस वेदर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है वो आपका अफेक्ट होता है, डिसरप्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका प्राइमरी फिनोमेना रहता है। बात करते हैं आज के सेशन की आखिरी क्वेश्चन की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कि कौन सा जो है वो आपका सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो वो तो ऑलरेडी सभी को पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि अंटार्कटिक डेजर्ट। अब बात करेंगे लोग कि बोलेंगे सर सहारा डेजर्ट, लेकिन यहाँ पे तो डेजर्ट की बात करी गई है ना, यहाँ पे कोल्ड या हॉट डेजर्ट की बात नहीं करी, सिंपल डेजर्ट पूछा। तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है आपका अंटार्कटिक डेजर्ट ही है, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड में, दैट कवर अबाउट 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डिस्पाइट इट्स कोल्ड क्लाइमेट इट इज़ कंसिडर्ड अ डेजर्ट बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो सबसे कम होती है, एंड मेकिंग इट द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये जो है वो आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। बाकी आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपको हर एक सेशन की PDF जो है वो आप तक पहुंचे। क्लियर गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।